बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज का हमारा डे 4 है आइल्स कोर्स में, जिसमें आज मॉड्यूल नंबर 4 राइटिंग के पार्ट 1 को स्टडी करना है हमने। तो देखते हैं राइटिंग का क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, राइटिंग में आपको दो टास्क दिए जाते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। जो टास्क 1 होगा वो जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक दोनों में डिफरेंट होगा। यानी कि जनरल ट्रेनिंग के केस में रिपोर्ट लिखनी है और एकेडमिक के केस में लेटर लिखना है। और ये जो राइटिंग होता है इट कम्स इन नंबर 3 इन लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स। मतलब ये हमेशा तीसरे नंबर पर आएगा। सबसे पहले आपसे लिसनिंग मॉड्यूल का टेस्ट होगा, फिर आपसे जो होगा रीडिंग मॉड्यूल उसका टेस्ट लिया जाएगा, देन उसकी जो आंसर शीट लेने के बाद आपको राइटिंग मॉड्यूल का टेस्ट दिया जाएगा। ये जो 3 मॉड्यूल होंगे इनके एक ही दिन टेस्ट होंगे। बाकी जो हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल है उसका डिफरेंट डे पे टेस्ट होगा। मे बी कि 3 या 4 दिन का गैप हो सकता है या मैक्सिमम 5 दिन का गैप होगा, इससे ज्यादा गैप नहीं होगा। तो देखते हैं, जनरल ट्रेनिंग के केस में आपने रिपोर्ट लिखने हैं और एकेडमिक के केस में लेटर लिखना है। देखिए, एक बात याद रखनी है आपने कि जो टास्क 1 होता है वो अचीवमेंट के मुतालिक होता है। क्या मतलब अचीवमेंट के मुतालिक होता है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज अगर मैं किसी को कहूँ कि आप मेरे लिए कॉफी लाएं और वो मेरे लिए कॉफी ले आए, इसका मतलब ये है कि ये मेरी एक अचीवमेंट हुई। यानी कि उस बंदे ने अपनी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ऐड नहीं किया। मतलब जैसे कि मैंने उसको बात कही उसने एग्जैक्टली वही परफॉर्म किया। तो आपने टास्क 1 में क्या करना है कि यानी कि आपने एग्जैक्टली वही चीज लिखनी है जो आपसे पूछी गई या आपको एक बात बता दी गई है कि आपने क्या लिखना है। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया, यहाँ पे आपसे ओपिनियन नहीं पूछा जाता कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, बल्कि आपको एक चीज बता दी जाती है और आपने एग्जैक्टली वही लिखना होता है। लेकिन टास्क 2 इज समवर डिफरेंट। लेकिन टास्क 1 में जो आपके वर्ड्स होंगे मोर देन 150 होने चाहिए या 150 ही होने चाहिए। लेकिन अगर आप 150 से एक वर्ड भी कम लिखेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है। पेनल्टी का यहाँ पे क्या मतलब है कि आपके जो स्कोर होंगे वो अच्छे नहीं आएंगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे आइल्स में। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लाजमी रीड करना है एक दफा। उसके बाद टास्क 2 देखते हैं। टास्क 2 जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक दोनों केसेस में सेम होता है, यानी कि आपने ऐसे लिखना होता है। टास्क 2 जो होता है, मैंने आपको टास्क 1 में क्या बताया कि टास्क 1 अचीवमेंट के मुतालिक होता है, लेकिन टास्क 2 किसके मुतालिक है? रिस्पॉन्स के मुतालिक है। मतलब अगर अली कैन यू गेट, अगर मैं किसी अली को कहती हूँ कि अली कैन यू गेट मी अ कॉफी फ्रॉम योर फेवरेट प्लेस, मैंने अली को कहा कि आप मेरे लिए क्या कॉफी ला सकते हैं अपनी पसंदीदा जगह से। अब अली का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा, वो या तो एग्री होगा या डिसएग्री होगा। इसका मतलब यहाँ पे दूसरे बंदे को रिस्पॉन्स का मौका दिया जाता है। यहाँ पे आपका ओपिनियन भी पूछा जाएगा, आपको ऐसे दिया जाएगा, आपको एक आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, एक चीज आपको बताई जाएगी, किसी भी चीज के रिलेटेड आपसे कोई कुछ पूछा जाएगा कि आया आप इस चीज के बारे में एग्री हैं या आप इस चीज के बारे में डिसएग्री हैं। तो अगर आप उस चीज के बारे में एग्री हुए तो आपने अपने एग्रीमेंट के पॉइंट लिखने हैं, मतलब आपने वो पॉइंट लिखने हैं, अपने पॉइंट को साबित करना है कि क्यों आप इस चीज से एग्री हैं। और अगर आप डिसएग्री हैं, इस सूरत में भी आपने अपने पॉइंट्स लिखने हैं, अपने वैलिड पॉइंट से आपने ये चीज साबित करनी है कि आप सही हैं। देखिए, टास्क 1 जो हो है वो अचीवमेंट के रिलेटेड है, और जो आपका जो हमारा टास्क 2 होगा राइटिंग में वो किसके रिलेटेड होगा? वो रिस्पॉन्स के रिलेटेड होगा। हमने क्राइटेरिया पॉइंट नंबर 1 पढ़ लिया, अब हम पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस क्या होता है? द कनेक्टिविटी और स्ट्रक्चर बिटवीन ईच सेंटेंस और इनसाइड द पैराग्राफ। यानी कि सेंटेंस के दरमियान की कनेक्टिविटी, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनसाइड द पैराग्राफ जो कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? यानी कि आपने पैराग्राफ को इस तरीके से लिखना है कि ये आपस में एक ताल्लुक शो करे। देखिए, यू आर सपोज टू राइट एन एसे इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ।
Each paragraph is connected to each other using that main topic on which you are writing on. देखिए, आप एक टॉपिक के रिलेटेड एक मटेरियल लिख रहे हैं, एक एस्से लिख रहे हैं। आपने एक चीज याद रखनी है कि आप जब एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं एक चीज, तो उसके दरमियान जो सेंटेंसेस हैं आपने उनमें कनेक्टिविटी डालनी है। यानी कि आपका पैराग्राफ ऐसे होना चाहिए कि आपका पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से एक कनेक्शन शो करे, एक ताल्लुक शो करे। आपने एक सेंटेंस एक बारे में लिख लिया, एक चीज के मुतालिक लिखिया, और दूसरा दूसरी चीज के रिलेटेड लिख लिया, और यही चीज होती है जो आपके स्कोर पे बुरा असर डालती है। तो आपने ये चीज लाजमी याद रखनी है कि आपने कनेक्टिविटी को बरकरार रखना है अपने पैराग्राफ में। और कोहेजन क्या होता है? कोहेरेंस में हमने क्या पढ़ा कि इनसाइड द पैराग्राफ, inside the paragraph between the sentences, but cohesion में क्या होगा कि connection between different paragraphs। एक तो आपने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, उसमें आपने सेंटेंसेस लिखे और सेंटेंसेस का आपस में एक ताल्लुक शो किया। अब आपने दूसरा काम क्या करना है कि जो आप पैराग्राफ से लिख रहे हैं, 3 पैराग्राफ लिखते हैं, आप 4 पैराग्राफ लिखते हैं या 5 लिखते हैं, ये आपके उस बेस पे होगा कि आपको कितने वर्ड्स दिए गए और आपके कितने पैराग्राफ कितने वर्ड्स में, आपके कितने पैराग्राफ कितने वर्ड्स को कवर करते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसे में आपने 250 वर्ड्स प्लस लिखने हैं, तो मैक्सिमम आपके 4 या 5 पैराग्राफ्स तो लगेंगे इसमें। तो आपने एक तो सेंटेंसेस के दरमियान का कनेक्शन भी बरकरार रखना है और दूसरा पैराग्राफ्स के दरमियान का कनेक्शन भी बरकरार रखना है। उसके बाद हम देखते हैं लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स में सबसे पहली चीज आती है हमारे पास वोकैबुलरी, देन आता है हमारे पास एप्रोप्रिएट वर्ड्स, देन लास्ट वन इज सिनोनिम्स। देखें, जो इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ A1, A2, B1 एंड C2। ये जो C2 होता है ये हमारा हाईएस्ट लेवल होता है, विच मीन्स अ नेटिव लेवल। यानी कि आप उस वो जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप कितने ज्यादा प्रोफिशिएंट हैं। देखिए, अगर आपने एक वर्ड को दोबारा इस्तेमाल करना है, मे बी कि आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ में आपको एक वर्ड की 2 बार जरूरत पड़ जाए, क्या आप उस वर्ड को दोबारा लिखेंगे? अगर आप उस वर्ड को दोबारा लिखेंगे तो आप कभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर आपने एक वर्ड को दोबारा इस्तेमाल करना है तो आप कोशिश करें कि सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप एक ही वर्ड दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो स्कोर होगा वो क्या होगा? लो होगा। एक तो वर्ड के आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम वोकैबुलरी पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आपके वर्ड्स जो होने चाहिए वो बहुत अप्रोप्रिएट होने चाहिए। आपने अपने वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत तरीकेकार से करना है। देन लास्ट वन सिनोनिम्स, यानी कि आपने सिनोनिम्स का यूज करना है। आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, वहां पे आपको बताया जाएगा कि कौन सी लेवल का कौन सा सिनोनियम है। आप एक वर्ड लिखें, उसमें आपको सिनोनियम्स बताए जाएंगे और उस सिनोनियम्स के साथ ये भी चीज लिखी होगी कि आया ये A1 लेवल है, आया A2 लेवल है, B1 लेवल है या C2 लेवल है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं हम, GRA। GRA का क्या मतलब है? GRA का मतलब सबसे पहले तो ग्रामेटिकल, देन रेंज एंड देन एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल क्या हुआ? ग्रामेटिकल का मतलब यह हुआ कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप जो सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो ग्रामेटिकली वो करेक्ट होने चाहिए। देन रेंज, व्हाट इज रेंज? इट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ रेंज आर यू यूजिंग? मीन्स आई यूज ऑल द सेंटेंसेस। अगर मैं कहूँ कि मैं तमाम सेंटेंसेस यूज कर रही हूँ, मैं सिंपल सेंटेंस भी यूज कर रही हूँ, मैं कंपाउंड सेंटेंस भी यूज कर रही हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज कर रही हूँ और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज कर रही हूँ। रेंज का क्या मतलब हुआ कि आप किस हद तक सेंटेंसेस को लेके जा रहे हैं। क्या आप अपने पैराग्राफ में सिर्फ सिंपल सेंटेंस यूज कर रहे हैं,
क्या आप अपने पैराग्राफ में कंपाउंड सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, क्या आप अपने सेंटेंसेस में सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं या सिर्फ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं तमाम सेंटेंसेस यूज कर रही हूँ, तो ये मेरी रेंज होगी कि मैं किस हद तक अपने पैराग्राफ को, अपने सेंटेंसेस को करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। देन लास्ट वन है कि एक्यूरेसी मींस योर सेंटेंस शुड बी करेक्ट। एक तो आप चारों सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, ओके, चारों सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि आपके जो सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट होने चाहिए, वो एक्यूरेट होने चाहिए, उनमें उनकी एक्यूरेसी में किसी किस्म की भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए टाइप्स ऑफ राइटिंग, नॉर्मल राइटिंग एंड फॉर्मल राइटिंग। नॉर्मल राइटिंग जो है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल राइटिंग। देखिए देयर इज नथिंग लाइक नॉर्मल राइटिंग। आई क्रिएटेड दिस वर्ड जस्ट फॉर अस। सो जो नॉर्मल राइटिंग होती है वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में यूज होती है, स्कूल्स में यूज होती है। लेकिन जो फॉर्मल राइटिंग होती है यूज्ड इन टॉफल, आइल्स, जीआरई, पीटी एटसेट्रा, मतलब इस किस्म के टेस्ट सिस्टम में यूज होती है। सो व्हाट इज फॉर्मल राइटिंग? देखिए जो फॉर्मल राइटिंग होती है, मैंने आपको क्या बताया कि किस में यूज होती है, टॉफल में यूज होगी, आइल्स में यूज होगी, जीआरई में यूज होगी और पीटीई में यूज होगी। अब देखते हैं जो नॉर्मल राइटिंग है वो क्या है। देखिए नॉर्मल राइटिंग में आप ये देखेंगे कि वी राइट इन इंट्रोडक्शन फर्स्ट, ओके। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। और उस वक्त हम लोग एक सर्टेन लेंथ तक जाके उस पैराग्राफ को खत्म कर देंगे। यानी कि जो नॉर्मल राइटिंग है उसमें आपने पैराग्राफ की लेंथ का ख्याल रखना है, ओके। Then we start another paragraph. We keep writing until we reach the conclusion. देखिए आपने उस वक्त तक अपने पैराग्राफ्स को लिखते जाना है जब तक आपको कंक्लूजन नहीं मिल जाता, जब तक आप अपने पैराग्राफ का कंक्लूजन नहीं लिख लेते। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मल राइटिंग। वन पैराग्राफ could be long and other could be short, not based on length. इसका क्या मतलब हुआ है? सबसे पहले हम फॉर्मल राइटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि फॉर्मल राइटिंग है क्या चीज। फॉर्मल राइटिंग is an internationally approved writing structure. क्या है? Formal writing is an internationally approved writing structure जो कि फॉलोड होगा आइल्स में, टॉफल में, जीआरई में और पीटीई एक्सेट्रा, मतलब तमाम काइंड्स ऑफ राइटिंग जो कि हम लोग, तमाम जो काइंड्स है जो कि हम लिखते हैं, तमाम राइटिंग की तमाम काइंड्स। ऐसी काइंड्स कौन कौन सी काइंड्स? आइल्स होगी, जैसे टॉफल हो गई, कुछ टेस्ट सिस्टम है जिनमें ये फॉर्मल राइटिंग यूज की जाती है। इसमें लेंथ का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता। मींस सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें और आप एक पैराग्राफ लिखें, ठीक है। पैराग्राफ जो है आपने इंफॉर्मेशन की बेस पे लिखना है। आपका फर्स्ट पैराग्राफ छोटा भी हो सकता है, जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें आप, वो पैराग्राफ आपका लॉन्ग हो सकता है। यानी कि ये बात नहीं है कि आपका जो पैराग्राफ है वो इनकरेक्ट हो जाएगा कि आपने जो लेंथ का ख्याल नहीं रखा, बल्कि फॉर्मल राइटिंग में आपने लेंथ का कोई खास ख्याल नहीं रखना, बल्कि आपने फॉर्मल राइटिंग में ख्याल रखना है कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन है, किस किस्म की इंफॉर्मेशन आप पैराग्राफ में यूज करेंगे। वन पैराग्राफ शॉर्ट हो सकता है, दूसरा लॉन्ग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड द वे वी राइट अ कॉन्सेप्ट। मतलब किस तरीके से, किस वे से, किस स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हमें कॉन्सेप्ट लिखने के लिए। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 जो कि एकेडमिक में भी सेम है और जनरल ट्रेनिंग में भी सेम है। अगर आपको नहीं पता कि एकेडमिक क्या है, जनरल ट्रेनिंग क्या है, तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सबसे पहले जो हमने आइल्स कोर्स में किया था, ऑयल कोर्स में आपको पढ़ाया था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आप एक दफा उसको स्टडी करें, उसको एक दफा देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि एकेडमिक क्या है और जनरल ट्रेनिंग क्या है। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो एकेडमिक होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो अब्रॉड स्टडी पर पर्पस से जाना चाहते हैं, और जो जनरल ट्रेनिंग है वो उन लोगों के लिए है जो कि अब्रॉड जॉब के पर्पस से जाना चाहते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल कहूं कि राइट इन एसे ऑन द रूम। सबसे पहले देखते हैं वन पैराग्राफ इज इक्वल टू वन कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? वन पैराग्राफ इज इक्वल टू वन कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब है कि जो आपका एक पैराग्राफ होगा उसमें आपने एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है।
आप एक बात को डिस्कस कर रहे हैं तो आपने ये बात यकीनी बनानी है कि आप एक पैराग्राफ में अगर एक बात डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें दूसरी बात को इन्वॉल्व ना करें। ये आपके स्कोर पे बहुत बुरा असर डालेगा कि अगर आपने एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन यूज किया और उस इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया है। कोशिश करें कि अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, आपने एक इंफॉर्मेशन के बारे में बताना शुरू किया है, तो अब लास्ट पैराग्राफ तक, सॉरी, पैराग्राफ के उस पैराग्राफ के एंड तक आप वही इंफॉर्मेशन डिस्कस करें। आप किसी दूसरी जो इंफॉर्मेशन है उसको इस पैराग्राफ में इन्वॉल्व ना करें। रिमेंबर दिस रूल प्लीज। देखिए, इफ यू डोंट फॉलो दिस रूल, योर ऑल पैराग्राफ विल बी इनकरेक्ट। कितनी अजीब बात है ना कि आप कितनी मेहनत से वो पैराग्राफ लिखें, कितनी मेहनत से आपने टेस्ट प्रिपेयर किया है, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है और आप आके टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन इतनी छोटी सी मिस्टेक कर लें आप, तो क्या फायदा ऐसी मेहनत का। मेहनत भी अक्ल से की जाती है, ये बात याद रखें आप, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत को भी आपने एक सेंस से करना है। ये नहीं कि अंधाधुंध आप मेहनत किए जा रहे हैं और आपको उस चीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि एस्से में क्या चीज आपने याद रखनी है कि एक पैराग्राफ लिख रहे हैं आपने, तो उस पैराग्राफ में आपने एक ही इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना है। उस पैराग्राफ में आपने किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को नहीं यूज करना। देखिए, बिफोर वी प्रोसीड टू अनदर इंफॉर्मेशन, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। Suppose you are sitting in the room. Suppose you are sitting in a room. If you have to write an essay on that room, what you will do? आप क्या करेंगे कि अगर आपको उस रूम पे ऐसे लिखने को मिले? तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, किस किस्म का है वो रूम, आप किधर बैठे हैं, मतलब वॉट एवर आप उस रूम के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है आप उसको इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सेकेंड पैराग्राफ क्या है? सेकेंड में आप क्या लिखेंगे कि ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे। ग्रुपिंग का क्या मतलब हुआ? ग्रुपिंग का क्या मतलब हुआ कि सपोज आपने उसके रूम की वेंटिलेशन को भी डिस्कस करना है, उस रूम के फर्नीचर को भी डिस्कस करना है, उस रूम के इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डिस्कस करना है। तो वेंटिलेशन आप फर्स्ट पैराग्राफ में करेंगे, फर्नीचर को आप सेकंड पैराग्राफ में स्टडी करेंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको थर्ड पैराग्राफ में स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक बात बताई थी कि वन पैराग्राफ इज इक्वल टू वन कॉन्सेप्ट। देखें, ये इस स्लाइड में भी यही फर्स्ट लाइन में ये बात लिखी हुई है कि वन पैराग्राफ इज इक्वल टू वन कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है वन पैराग्राफ इज इक्वल टू वन कॉन्सेप्ट? इसका मतलब ये है कि एक पैराग्राफ में आपने एक इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताई कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने वेंटिलेशन को स्टडी करना है। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप वेंटिलेशन के साथ फर्नीचर को भी स्टडी करें, हरगिज नहीं, बल्कि आपको मैंने क्या कहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप वेंटिलेशन को स्टडी करें, सेकेंड पैराग्राफ में आप फर्नीचर को स्टडी करें और थर्ड पैराग्राफ में आप इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करें। यानी कि मैंने आपको तीनों पैराग्राफ में एक अलग अलग इंफॉर्मेशन बताई है डिस्कस करने के लिए। मैंने आपको एक ही पैराग्राफ में तीनों इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने के लिए नहीं कहा। तो देखें, ये जो एग्जांपल है मैं आपको बता रही हूँ, इसमें वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। तो देखते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस को। सम पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है टास्क 2 का, यानी कि आपको किस किस्म के ऐसे आ सकते हैं जनरल ट्रेनिंग एकेडमी के केस में राइटिंग मॉड्यूल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है, ये बात आपने याद रखनी है कि यही क्वेश्चन आपको उठा के नहीं दिए जाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन, एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी बहुत हो सके, आप इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो ले सकें कि आपका जो आईएलटीएस का टेस्ट होगा वो किस किस्म का होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कि सम पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड फंड scientific research to benefit the general public, while others think that funding should be allocated to other areas. Discuss both views and give your opinion. यहाँ पे आपको ओपिनियन पूछा गया है। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक चीज समझाई थी कि जो टास्क 2 है उसमें आपसे आपको ओपिनियन भी पूछा जाएगा। तो देखें, यहाँ पे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है कि आपका क्या ख्याल है, आप दोनों व्यूज को डिस्कस करें। कौन कौन से व्यूज को?
कि कुछ लोग कहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च के बारे में फंडिंग करनी चाहिए, जबकि कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, फंडिंग साइंटिफिक रिसर्च को नहीं बल्कि दूसरे एरियाज को करनी चाहिए। मतलब वो लोग इस चीज के हक में नहीं है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है वो जनरल पब्लिक को बेनिफिट कर सकती है। तो आपने दोनों व्यूज को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है कि आप किस चीज के हक में, कि आप इस चीज के हक में हैं कि साइंटिफिक रिसर्च को फंडिंग करनी चाहिए, या आप इस चीज के हक में हैं कि दूसरे एरियाज को फंडिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन मेनी कंट्रीज द नंबर ऑफ पीपल चूजिंग टू लाइव अलोन इज इंक्रीजिंग, what are the reasons for this trend? Is it a positive or negative development? यहाँ पे भी आपको ओपिनियन पूछा गया है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और या नेगेटिव डेवलपमेंट है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज में जिसमें बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो अकेले अकेले जिंदगी गुजारें। क्या ये इसका रीजंस क्या है? मतलब ये चीज ट्रेंडिंग पे जा रही है के लोग अकेले रहने को प्रेफर करते हैं। लोग अपनी फैमिलीज के साथ रहना प्रेफर नहीं करते, बल्कि वो लोग कह रहे हैं कि हमने अलग रहना है, वो अलोन जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो क्या रीजन है, क्या रीजन है इस ट्रेंडिंग का कि ये दुनिया में फैलती जा रही है? तो आपसे पूछा गया है कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, यानी कि आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो आपका ओपिनियन क्या है ये आपने लिखना है उधर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि some people argue that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe that there are better alternatives to tackle crime. Discuss both views and give your opinion. यहाँ पे भी आपका ओपिनियन पूछा गया है। किस बारे में आपका ओपिनियन पूछा गया है कि कुछ लोग ये बहस करते हैं कि क्राइम को रोकने के लिए जो क्रिमिनल हैं उन्हें ज्यादा देर तक जेल में रखना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का ख्याल ये है, कुछ लोगों के ख्यालात जो हैं बिल्कुल अल्टरनेटिव हैं, वो बिल्कुल मुतबादिल सोचते हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्राइम को टैकल करना चाहिए, यानी कि क्राइम का मुकाबला करना चाहिए, उन क्राइम को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मुजरिम को मारने के बजाय जुर्म को मारना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना व्यूज डिस्कस करें। मैं ये कहूंगी कि जो माशरा है हमारा, उसमें हमने क्राइम को कम करने की कोशिश करनी है, लेकिन क्रिमिनल भी वाकई में बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन आप जुर्म को खत्म करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली मुजरिम पैदा ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है many people believe that the media has a great influence on people lives. To what extent do you agree or disagree with this statement? बहुत से लोग ये अकीदा रखते हैं, ये यकीन करते हैं कि जो मीडिया है उसने लोगों की जिंदगी पे बहुत बड़ा असर किया है। वो लोगों की जिंदगी पे बहुत बड़े तरीके से असर अंदाज हुआ है। तो क्या आप कितनी हद तक इस स्टेटमेंट से एग्री हैं या डिसएग्री हैं? अगर आप एग्री हैं तो आप अपना ओपिनियन लिखें, और अगर डिसएग्री हैं तो अभी आपने अपने ओपिनियन, अपने पॉइंट से अपना जो व्यू है उसको साबित करना है कि आप अगर एग्री हैं इस स्टेटमेंट के बारे में तो आप क्यों एग्री हैं। आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स लिखने हैं, आपने अपनी वोकैबुलरी अच्छी रखनी है, आपके जो वर्ड्स हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए, आप अच्छे सिनोनिम्स यूज करें, एक अच्छे लेवल के सिनोनिम्स यूज करें, अच्छे लेवल की लैंग्वेज यूज करें। देखिए, गिव रीजंस एंड एग्जांपल टू सपोर्ट योर ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 5 है some people think that the only way to solve environmental problem is for individual to take responsibility. Others, however, believe that it is a government responsibility. Discuss both views and give your opinion. देखें, कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो आई थिंक कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर हुकूमत स्टेप ले सकती है, अगर हमारी हुकूमत स्टेप लेगी, तो ये हर बंदे की जिम्मेदारी है कि हमारी हुकूमत ने जो स्टेप लिया है तो हम उसकी हेल्प करें, हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। देखिए, हमारा जो पीएम है वो हर घर में जाके तो नहीं आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा ना। आपने अपने लिए खुद स्टेप उठाना है। एक बंदा गंद कर रहा है एक जगह तो दूसरा भी उठ के वहां पे गंद करे, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। आप
आप वो गंद उठा के डाल दें डस्टबिन में। इसमें आपकी इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि आप एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जब देखें, मैंने एक बात पढ़ी थी कि जैसी राया वैसा हुक्मरान। इसका मतलब होगा जैसे आप लोग होंगे वैसे हुक्मरान मिलेगा। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश करें इस माशरे में। तो यहाँ पे आपसे आपका व्यू पूछा जाएगा, क्या आप इस हक में कि हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्या आप इस हक में हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं राइटिंग पेपर को, ये जो राइटिंग मॉड्यूल है उसको सॉल्व करते हुए कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। प्लेन योर एसे बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। अपने एसे को प्लेन करना है कि आपने एसे को किस वे में लेके जाना है। दिस विल हेल्प यू ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड इंश्योर अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। यूज फॉर्मल लैंग्वेज। क्या बताया था आपने? मैंने क्या बताया था कि आर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? फॉर्मल लैंग्वेज यूज होगी। तो यूज फॉर्मल लैंग्वेज एंड अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। अवॉइड स्लैंग एंड इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस। अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं इन्वॉल्व ऐड करनी है उसमें। पे अटेंशन टू ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। मेक श्योर योर sentences आर क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। Use examples and evidence to support your arguments or opinions. Manage your time effectively. टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है आपने। Allocate enough time for planning, writing and reviewing your essay. आपने एक दफा अपने essay को रिव्यू भी करना है, एक दफा उसको लास्ट में देखना है। Aim to write at least 250 words for task 2 and 150 words for task 1. Use paragraphs to separate डिफरेंट आइडियाज और आर्गुमेंट्स। क्या मतलब हुआ इस पॉइंट नंबर 8 का कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक चीज समझाई थी कि वन पैराग्राफ इज इक्वल टू वन कॉन्सेप्ट। इस क्या चीज लिखी गई है यहाँ पे कि यूज पैराग्राफ टू सेपरेट डिफरेंट आइडियाज और आर्गुमेंट्स। यानी कि आपने एक आइडिया लिखेंगे वो आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे, एक आर्गुमेंट लिखेंगे आप एक पैराग्राफ में लिखेंगे। सेकंड आर्गुमेंट अगर आपने लिखना है उसके लिए आपने दूसरा पैराग्राफ यूज करना है, उसी सेम पैराग्राफ में आपने दूसरा आइडिया नहीं डाल देना। पॉइंट नंबर 9 है रिव्यू एंड रिवाइज यूर एसे बिफोर सबमिटिंग इट। एक दफा आप अपने जो ऐसे है उसको रिव्यू कर लें, उसको रिवाइज कर लें उसको सबमिट करने से पहले। चेक फॉर एनी एरर्स और एरियाज दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। आप एरर्स को देखें, आप ऐसे एरियाज को देखें जो कि इम्प्रूव हो सकते हैं, आप उनको पेपर देने से पहले करेक्ट कर सकते हैं। टास्क 1 है जनरल ट्रेनिंग के केस में कि जनरल ट्रेनिंग के केस में आपका टास्क 1 कैसे आएगा, यानी कि आपको किस किस्म का लेटर लिखने को मिलेगा। ये जस्ट एक सिंपल पेपर है, ये चीज जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने कुछ सिंपल्स लिए हैं आपको समझाने के लिए। एग्जैक्टली आपको यही क्वेश्चन उठा के नहीं दिए जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन जरूर दिए जाएंगे लेकिन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन उठा के नहीं दिए जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि यू रिसेंटली विजिटेड अ फ्रेंड इन अनदर कंट्री। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर विजिट एंड एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। आपने अभी अभी एक फ्रेंड का घर विजिट किया है, दूसरे मुल्क में गए हैं, आप उसकी तरफ गए हैं अपने फ्रेंड से मिलने। तो आप आने के बाद उसको अपने फ्रेंड को लेटर लिखें, अपने विजिट के बारे में बताएं। और क्या बताएं आप, क्या आपने क्या आपको उससे मिलके कैसा लगा, उसकी मतलब मेहरबानी के लिए, उसकी जो उसने आप की जो मेहमान नवाजी किया उसके लिए आप उसका शुक्रिया अदा करें। देखिए यहाँ पे आपसे कोई ओपिनियन पूछा गया है? नहीं पूछा गया, बल्कि आपको जस्ट डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है और एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया आपका ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे आपसे आपका ओपिनियन, आपका रिस्पॉन्स नहीं पूछा गया, बल्कि जस्ट आपको एक चीज दी गई है और आपने एग्जैक्टली उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है यू हैव रिसेंटली मूव टू अ न्यू सिटी फॉर वर्क। राइट अ लेटर टू योर लैंडलॉर्ड requesting some repairs to be done in your apartment. Question number 3 have you have seen an advertisement for a job that interests you. Write a letter to the company explaining why you are interested in the position and why you would be a good fit for it.
You have recently attended a conference and want to thank the organizers for their efforts. आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है और उस कॉन्फ्रेंस को कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और आप उनको थैंक यू कहना चाहते हैं, राइट। देखें, यहाँ पे आपको थैंक यू कहने के लिए कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपसे नहीं पूछा गया कि आप थैंक यू कहें या उनकी मिस्टेक बताएं, यानी कि आपको सिर्फ कहा गया कि आप उनका थैंक यू, आप उनका शुक्रिया अदा करें। तो राइट अ लेटर टू द कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर एक्सप्रेसिंग योर अप्रिसिएशन एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन द इवेंट। You have read an article in a newspaper about a local issue that concerns you. Write a letter to the editor expressing your opinion on the matter and suggesting possible solution. So I hope this simple question help you in your preparation for the IELTS writing module. Thank you. उसके बाद देखते हैं हम जो रिपोर्ट राइटिंग होती है एकेडमिक टास्क 1। देखिए, इसमें आपको चार्ट्स दिए जाते हैं, पाई ग्राफ दिए जाते हैं, बार ग्राफ दिए जाते हैं, किसी किस्म का टेबल आपको दे दिया जाता है। पार्ट 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द चार्ट बिलो, आपको एक चार्ट दिया गया है। द चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स who use social media. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. The table below shows the number of cars sold in a particular country from 2015 to 2020. Summarize the information by selecting and reporting main features and make comparison where relevant. क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको एक बार ग्राफ दिया गया है। द बार ग्राफ बिलो shows the average monthly rainfall in a city over a year. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. यहाँ पे आपको एक लाइन ग्राफ दिया गया है। क्या बता रहा है आपको एक लाइन ग्राफ कि द लाइन ग्राफ बिलो शोज द पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सिटी। एक सिटी में जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसके बारे में एक लाइन ग्राफ आपको बता रहा है। फ्रॉम 2000 टू 2020 summarize the information by selecting and porting the main features and make comparisons where relevant. Question number 5 है the pie chart below shows the distribution of energy sources in a country. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. I hope these simples, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिंपल जो आइल्स की प्रिपरेशन है उसमें हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनका मैं पॉसिबल आंसर दे सकूं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।